हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट मिशन। और आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी रिलेटेड है जो बीपीएससी का कोर्स हम लेके आए थे। उसमें हमारे जो साइंस के क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस हो रहे थे उसी से रिलेटेड हमारी ये वीडियो है। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे साइंस से, जनरल साइंस के, और समझेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। सो स्टे ट्यून्ड। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये वीडियो है हमारा है 65th बीपीएससी प्री सॉल्व पेपर है, ये 2019 का। ठीक है, 65th बीपीएससी का ये है हमारा, और इसी में हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जनरल साइंस में हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, जो कि कहता है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। प्रेशर की यूनिट क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारी प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करके इसको बताया गया है कि इसको अलग अलग यूनिट्स में अगर हम प्रेशर की यूनिट को जानना चाहें तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दे रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक यूनिट पूछा है आपसे, उसका आंसर जस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आंसर जो यूनिट होता है ये हम फॉर्मूले से ही पता करते हैं। अगर हमें किसी का भी फॉर्मूला पता है तो उससे हम उसकी यूनिट को जान सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट जनरली आपको पता है पास्कल भी होता है ना, बट यहाँ पे ऑप्शन में आपको पास्कल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, या सेंटीमीटर के ही और किलोग्राम के ही रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेज इन। ये टाइमिंग पूछा है कि सनलाइट जो है, सन की जो होती है वो अर्थ तक कितने टाइम ड्यूरेशन में पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपको पता है लाइट की स्पीड, वैसे पता है 3 × 10⁸ होती है। आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा है। ठीक है, बट आप अगर मिनट्स में इसको काउंट करेंगे तो जो हमारी स्पीड होती है सनलाइट की वो होती है 8 मिनट्स। यानी कि 8 मिनट्स में क्या होता है, वैसे तो कम्प्लीटली 8 मिनट 20 सेकेंड होता है, बट इस क्वेश्चन में आपका 8 मिनट्स ही मेंशन है। ठीक है, ऑप्शंस में, तो हम 8 मिनट को प्रेफर करेंगे यहाँ पे। तो 8 मिनट्स में क्या होता है, सन की जो लाइट होती है वो सन से अर्थ तक पहुँच जाती है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। ये सभी क्वेश्चंस आपके 65th बीपीएससी के प्री में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और उसी का ये सॉल्व है आपका पूरा साइंस का। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी पूछिए। आप सभी ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, साइंस में, जब आप 11th-12th में रहे होंगे, कि एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, या फिर इसको हम सदिश और अदिश भी बोलते हैं। ठीक है, समटाइम्स हिंदी में हम सदिश और अदिश के टर्म्स में बोलते हैं, और ऐसे आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, कुछ 7 करके होती हैं क्वांटिटीज़ वो, और बाकी ये वाली होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो स्केलर होती हैं, कौन सी वेक्टर होती हैं, आपको पता होना चाहिए पहले से, तभी इस ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, कि स्केलर क्वांटिटीज़ दे रखी हैं। ठीक है, सो जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्वांटिटीज़ हमारी हैं मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, स्केलर पोटेंशियल, स्पेसिफिक हीट एंड फ्रीक्वेंसी। ये कुछ एग्जांपल हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के। अब यहाँ पे पूछा है कि इन सभी में से कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ नहीं है। तो ये जितने भी हमने ऑप्शंस पढ़े हैं, एग्जांपल्स जो देखे हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के, इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो इसमें नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो इन सभी
में क्या है, फोर्स जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी, फोर्स जो हमारा है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। वेलोसिटी भी स्केलर क्वांटिटी में हमें नहीं दिख रही है कहीं, एक्सेलरेशन भी नहीं दिख रहा है। हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, स्केलर क्वांटिटी जो हमने एग्जांपल पढ़े हैं वहाँ पे हमें प्रेशर दिख रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है कि फोर्स प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है बट कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है जो कि है प्रेशर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें क्या पूछा है हमारा कि क्वांटिटीज़ डज नॉट हैव यूनिट। यहाँ पे कौन सी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। जैसे फोर्स की यूनिट भी होती है, प्रेशर की यूनिट भी होती है, ठीक है, और स्ट्रेस की यूनिट भी होती है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रेन, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक, कि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होता, ये विदाउट यूनिट होता है। ठीक, ये एक डायमेंशनलेस यूनिट है, यानी कि स्ट्रेन, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है साउंड वेव इन एयर इज़। जो एयर में साउंड वेव होता है वो किस तरीके का होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, पोलराइज्ड होता है या ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, तो साउंड वेव जो होता है एयर में वो कैसा होता है हमारा, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। किस तरीके का होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर, वैसे बी करेक्ट है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं हम कि जब वेव जो होती है एयर में ट्रैवल करती है तो उसमें वाइब्रेशन होते हैं, कुछ इस तरीके के वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है, वेव में साउंड वेव जो होता है उसमें इस तरीके का वाइब्रेशन होता है। ठीक, और ये जो वाइब्रेशन होता है इसके पार्टिकल का वो कैसे डिस्क्राइब होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं एक मोशन के साथ इंडिविजुअल पार्टिकल किसी मीडियम में एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, ये इसकी एक पैरेलल डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मतलब उसका कैसा है, नेचर है साउंड वेव का एयर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो हमें कन्वर्ज़न पता होना चाहिए कि अगर फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, है ना, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, किसी टेम्परेचर को केल्विन में किस तरीके से लिखा जाता है, सेल्सियस में किस तरीके से, और फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो यहाँ पे एक आपका इसका फॉर्मूला होता है कि इस फॉर्मूले से हम पता कर लेते हैं कि कितना फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो जो भी सेंटीग्रेड होगा उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 1.8 से, प्लस उसमें ऐड हम करेंगे 32। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले में फ़िक्स कर देते हैं वैल्यू और हमारा फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अगर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो यहाँ पे हमने 50 पुट कर दिया, अगर कुछ और पूछेगा तो कुछ और यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, यही मेन कॉमन फार्मूला है। ठीक, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर ये हो गया। हम हर जगह यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 50 डिग्री है तो अगर कुछ और डिग्री सेंटीग्रेड पूछा होगा तो वो यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स। हर्ट्स में हम किस चीज़ को मेज़र करते हैं, क्या एनर्जी को हर्ट्स में मेज़र करते हैं, क्वालिटी को हर्ट्स में मेज़र करते हैं, या हीट जो होती है वो हर्ट्स में होती है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, फ्रीक्वेंसी ही है जो हम हर्ट्स में मेज़र करते हैं। बहुत ही ये सिंपल सा आंसर है, फ्रीक्वेंसी, और ये हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से, तो इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन वैसे देने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर भी आप समझ लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है हर्ट्स होती है, या फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 था, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कौन सा ऑर्गन रेगुलेट करता है। ठीक है, अलग अलग हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, जैसे मेडुला हो गया, थैलेमस, सेरेबेलम और हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, ये सभी ऑर्गन्स का हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करना होता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग बॉडी ब्रेन के हिस्से काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ थिंक कर रहे हैं, ठीक है, या हमें गुस्सा आ रहा है या कोई भी फीलिंग्स जो भी होती है उसके लिए हमारा अलग अलग ब्रेन का हिस्सा काम करता है। ठीक है, तो इसी में एक आपका फीचर पूछा है बॉडी टेम्परेचर। जैसे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो ब्रेन के किस पार्ट द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसको रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। ठीक है, और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बॉडी की हीट जो रहती है वो मेंटेन रहे। ठीक है, यही ब्रेन का हिस्सा जो होता है हाइपोथैलेमस, ये जनरेट करेगा बॉडी में हीट को कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, मेंटेन करके रखेगा उसे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में ये पूछा है, द डिवाइस टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट इज़, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ किया जाता है, आप कभी को पता होगा, आपने बनाए होंगे उसमें। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो डायग्राम होता है हमने बना रखा है स्कूल टाइम में, सर्किट के जो डायग्राम होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते थे। वोल्ट मीटर का यूज़ हम किस लिए करते थे, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि वोल्ट मीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, वोल्टा मीटर का किस लिए किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो एमीटर तो बहुत ही कॉमन सा आंसर है इसका, बहुत ही जनरल है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है। ये हमारी लैब्स वगैरह में भी होता था, फिज़िक्स लैब जो होती थी जब हम जाते थे तो वहाँ पे एमीटर रखा था जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता था। तो ये डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किया जाता है ना। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट पूछी गई है। ठीक है, एम्पियर जो होती है वो किस चीज़ की यूनिट है, कूलम, वोल्ट, ये सब किस चीज़ की यूनिट है, ये आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो वॉट होता है। जो पावर को हम मेज़र करते हैं वो वॉट में करते हैं कि इतने वॉट का पावर है, ऐसे करके, है ना। जैसे घर में भी जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उसमें भी हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि इसका जो पावर है इतने वॉट का है ना, बल्ब का पावर इतने वॉट का है, तो इसको वॉट में हम यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की क्या, वॉट। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं जूल में, जूल में भी इसको कभी डिफाइन किया जाता है, बट यहाँ पे जूल ऑप्शन में नहीं है तो हम वॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज़ 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर इज़। देखिए, किसी एक एलिमेंट के हमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बता रखे हैं। ठीक है, कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं और इतने न्यूट्रॉन हैं, और हमें उससे पूछा है कि उसका मास नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें गिवन होता है किसी भी एलिमेंट का मास नंबर जानने के लिए, कि मास नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर होते हैं उसको, उसका रेशियो, मतलब उसका एडिशन होता है। ठीक है, जितना भी उसमें न्यूट्रॉन है, जितना भी उसमें प्रोटॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, यहाँ पे हमें प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी जो होता है कैसा होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल होता है ना। ये भी चीज़ है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इक्वल हैं तो हम यहाँ पे
फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, यानी कि 18 + 20 यानी कि 38। तो हमारा मास नंबर क्या आ गया इस एलिमेंट का? 38। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी कि इस एलिमेंट का मास नंबर होगा 38, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं। ठीक है, 18 ही है। सो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 67। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज लाफिंग गैस। ठीक, लाफिंग गैस किस गैस का नाम है? तो ये लर्न मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए नाइट्रस से रिलेटेड ही कुछ हमें ऑक्साइड से रिलेटेड ही कुछ अदर वो दे रखे हैं कंपाउंड्स, बट इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O जो है हमारा वो लाफिंग गैस है। ठीक है, इसका जो नेम है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसको कहा जाता है, या फिर सिंपली नाइट्रस भी कह देते हैं। ठीक, और ये हमारी एक कलरलेस गैस होती है, और इसकी स्मेल जो होती है वो कैसा होता है? प्लीजेंट, बहुत ही तीखी सी स्मेल होती है। ठीक, और स्वीट सा इसका टेस्ट होता है। ठीक है, अगर कोई इसको इनहेल कर ले या सूंघ ले या स्मेल कर ले तो उसमें क्या होता है, वो मतलब लाफ्टर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, आपको पता है एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योर वैसे होते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे दे रखा है मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए क्यों गैसेस जो हैं वो हमारी एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं है। एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स कैटेगराइज हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बेसिस पे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ बताया है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये डिसाइड करती हैं मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड की कि ये एक एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो गैसेस एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आती हैं। ठीक है, नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, तो गैसेस कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा है? द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज़। अब सभी को पता है वाटर जो होता है ना तो वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, अगर प्योर वाटर की हम बात करें तो। ठीक है, बाकी अदर टाइप ऑफ वाटर अगर होगा तो उसका हम नहीं कह सकते हैं, बट अगर प्योर वाटर की बात करें तो ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। तो जो बीच का जो नंबर होता है आप सभी को पता है 7 जो नंबर होता है वो एसिडिक बेसिक किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, तो प्योर वाटर का जो pH होगा वो 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे अदर वाटर के भी pH हमें दे रखे हैं, जैसे ग्राउंड वाटर का 6 to 8.5 चला जाता है। ठीक है, सरफेस वाटर जो रहता है वहाँ पे 6.5 to 8.5 हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे वाटर्स का वो बताया हुआ है हमें ना कि किस किस तरीके से, बट प्योर वाटर होगा तो उसका 7 होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। ऑक्सीजन इज़ एब्सेंट इन। तो ऑक्सीजन किस में एब्सेंट होती है? सॉइल में तो हमें पता है ऑक्सीजन होती है ना, सॉइल में जो स्पेस होता है बीच में वहाँ पे ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इसके अलावा ग्लास में भी ऑक्सीजन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। सीमेंट अगर हम उसका गोल बनाएंगे तो उसमें भी ऑक्सीजन के पार्टिकल रहेंगे जो बाइंड करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है वो राइट है आंसर, केरोसिन। केरोसिन जो होता है उसमें ऑक्सीजन के पार्टिकल नहीं होते हैं। ठीक है, केरोसिन में कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर जो होती है हमारी वो किसका पॉलीमर होती है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन।
आइसोप्रीन जिसका फॉर्मूला होता है 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइईन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आइसोप्रीन का। और ये जो होता है जब इसका एक आइसोप्रीन सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे कंबाइन होती हैं तो वो नेचुरल रबर फॉर्म करती हैं, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो गई एक तरीके से, है ना, कि सिंगल ये है और इसके साथ काफ़ी सारे जुड़ जाएंगे तो क्या बना देगा वो हमारा नेचुरल रबर बना देगा, ठीक है। तो आइसोप्रीन ही इसका एक पॉलीमर है, ठीक है। नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बताया हुआ कि ये कैसे मिलता है हमें, ये जो नेचुरल रबर है किस तरीके से मिलता है हमें। तो एक मिल्की वाइट फ्लूइड होता है जिसे हम लेटेक्स की फॉर्म में प्राप्त करते हैं रबर के ट्री से, जो रबर का पेड़ होता है वहाँ से हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब सभी को पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है ना। C6H12O6, है ना। तो रटा हुआ है आप सभी को कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, उसके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हम फाइंड करते हैं कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो उसके बीच में कितने बॉन्ड हैं उसी के बेसिस पे पता करते हैं। और इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में जो इस तरीके से बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड, यानी एल्गी और फंगी का जो हमारा इंटरेक्शन है, यानी कि ये बहुत ही कॉमन सा इंटरेक्शन है, बहुत ज़्यादा नोन इंटरेक्शन है, ठीक है। और ये इंटरेक्शन करती हैं लाइकेन के साथ, ठीक है। दोनों ही लाइकेन के साथ इंटरेक्शन करती हैं और वो किस वे में करती हैं, मतलब उसे उससे कुछ चाहिए होता है या उसको कुछ देना होता है ना। तो क्या है इसका मतलब, क्यों वो उसके साथ इंटरेक्शन करती हैं। तो इसका जो हमारा राइट एक टर्म यूज़ होता है म्यूचुअलिज़म, ठीक है। म्यूचुअलिज़म जो एक फॉर्म है उसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है फंगी और अलग अलग एल्गी जो होती है वो इंटरेक्शन करती हैं किसके साथ, लाइकेन के साथ। और उसमें क्या होता है दोनों में से किसी को भी हार्म नहीं होता है, ठीक है। दोनों इंटरेक्ट करती हैं लाइकेन के साथ। और एल्गी अगर उसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसको हम फोटोबायोंट या फाइटोबायोंट कहेंगे, ठीक है। और अगर फंगस उसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो माइकोबायोंट कहेंगे उसे, ठीक। और इसमें क्या होता है कि दोनों को ही फ़ायदा मिलता है, ठीक है। उसमें से दोनों में से किसी को भी कोई हार्म नहीं होता है। तो इस वजह से वो इंटरेक्शन करती हैं जिसे हम म्यूचुअलिज़म कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 पर, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू ATP इन, ठीक है। सोलर एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में, और किस में, देखिए सोलर एनर्जी जो है वो प्लांट यूज़ करता है, आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ड्यूरिंग, ठीक है। जब वो उस एनर्जी को यूज़ करता है तो प्लांट के जो सेल होती है, प्लांट सेल होती है, वो किस अपने ऑर्गन के पास उसको भेजती है, तो वो भेजती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं हम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया ही ATP में कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को, ठीक है। तो ये इसका आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में CO2 भी दिख रहा है, बट CO2 बाय प्रोडक्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट है कि जो लास्ट में हमें मिल रहा है,
तो लास्ट में क्या हमें प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, कि ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं मतलब हमारा जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसके लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ये हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है प्लांट्स से। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल? इनमें से कौन सा वो एक है ऑप्शन जिसकी सेल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए लाइकेन में भी एंजाइम होता है ना, बैक्टीरिया में भी एंजाइम होते हैं, वायरस में भी एंजाइम होते हैं और एल्गी में भी एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा, यानी कि इन सभी में एंजाइम है। तो फिर ये ऑप्शन नंबर ई हो गया कि नन ऑफ दिस, है ना। तो इन एंजाइम्स नहीं होंगे तो ये सब अपना जो इनकी प्रोसेस होती है अंदर, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, है ना। एंजाइम्स इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा है? इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म? लिम्फोसाइट आपको पता है WBC से रिलेटेड होता है लिम्फोसाइट, है ना। तो लिम्फोसाइट्स हमारी कहाँ पर फॉर्म होती है ह्यूमन बॉडी में? ठीक है, किस ऑर्गन में फॉर्म होती है या किस जगह पर फॉर्म होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में क्या डेवलप होता है? लिम्फोसाइट। और थाइमस एंड बोन मैरो विच आर देयरफॉर कॉल्ड सेंट्रल लिम्फोसाइट ऑर्गन। ठीक है, थाइमस को और बोन मैरो को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रल लिम्फोसाइट ऑर्गन, जहाँ पे सारी लिम्फोसाइट्स जनरेट होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि है बोन मैरो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन? इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो आयोडीन कंटेन करता है? ठीक है, तो आप सभी को पता है वैसे तो थायरॉक्सिन जो हमारा है उसमें क्या होता है, हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन कंटेन करता है अपने अंदर। ठीक है, एक बार इसका आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, देखिए यहाँ दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में क्या होता है? आयोडीन होता है, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए रिलेटेड सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है ना। आयोडीन आप सभी को पता है किस लिए ज़रूरी होता है, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमें गॉइटर जैसी डिसीज़ेस हो सकती हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या है? एड्स इज़ कॉज्ड बाय, एड्स होने का रीज़न क्या है, मतलब किसकी वजह से होता है? क्या फंगस की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, हेलमिंथ की वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वायरस की वजह से होता है एड्स। और जो वायरस है वो क्या है? HIV वायरस, आप सभी को पता है ना। HIV वायरस जो है इसकी वजह से एड्स होता है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है? तो लोवियसर, ये बहुत नोन हमारे केमिस्ट्री के हैं एक, जो कि हैं लेवोसियर। ठीक है, तो ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, एंटोनी लेवोसियर इनका फुल नेम है। ठीक है, ये फ्रेंच केमिस्ट हैं। ठीक, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इस फील्ड में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 82। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज़, ग्रीन हाउस गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है? देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी गैसेस के नेम लिखे हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से मेन जो कंपोनेंट है वो कौन सा है। तो वैसे तो आपको पता है मीथेन भी जो है ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैस का पार्ट हैं, तो इसमें से सभी हैं भाई मेन कंपोनेंट, तो है ना। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट, यानी कि नन ऑफ दी मतलब मोर देन वन ऑफ दी अबव ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी हैं, है ना।
सभी का कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस में। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 83। ठीक, 83 में क्या पूछा गया, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वॉज रिटन बाय। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है बुक, वो किसने लिखी है, तो ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है हमारे हैं जो डार्विन हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। बहुत ही नोन, बहुत ही चर्चित इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। जब इसका नाम लेते हैं तो डार्विन ही ध्यान में आते हैं ऐसे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ से। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ रिटन बाय डार्विन, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है डार्विन से रिलेटेड। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है, द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज़ कॉल्ड। कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्चुअल लोकेशन होती है, मान लीजिए मेंढक है, वो पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है, तो उसकी एक्चुअल लोकेशन हो गई भाई पानी भी हो गया, ज़मीन भी हो गया, है ना। या कोई एक मछली है, वो पानी में ही रहती है, तो उसकी एक्चुअल लोकेशन हो गई पानी में ही है, वो उसे निकाल के भले से किसी और जगह पे डाल दिया, है ना, उसके लिए हमने आर्टिफिशियल कुछ बना दिया, लेकिन उसकी एक्चुअल लोकेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो पानी वाला एरिया रहेगा जहाँ पे वो रहती है। ठीक है, तो वो जो एक्चुअल लोकेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या कहलाती है, उसका हैबिटाट कहलाती है। ठीक है, हैबिटाट, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक, एक्चुअल लोकेशन क्या कहलाती है, जहाँ से उसको फूड, वाटर, शेल्टर सब चीज़ें मिले, वही होता है उसका रियल लोकेशन, तो उसे हम कहते हैं हैबिटाट। ठीक है, जहाँ से उसकी नीड्स पूरी होती हैं। ठीक, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, द स्टडी ऑफ बोन इज़ डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि बोन्स की स्टडी जिसमें हम करते हैं उस साइंस को हम क्या कह देते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो होता है वो होता है बोन्स की स्टडी करना। ठीक है, अलग अलग लॉजीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, इसमें भी हमारा वो है ना साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सेल की स्टडी करते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी में भाई फंगस की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग लॉजीज़ होती हैं, तो बोन्स की स्टडी जिसमें करते हैं वो होता है हमारा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ये एक साइंस का फील्ड है या ब्रांच है जिसमें हम बोन्स की स्टडी करते हैं। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि आए थे हमारे 65th BPSC में। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको वैसे ये वीडियो समझ आ गया होगा अच्छे से, और आगे इसकी और आपकी सीरीज़ में जुड़े रहिएगा, और भी आपके इसके सेट्स आएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे, है ना, साइंस से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच।